बता रहे हैं कि भाई वित्त हमने पूरा बजट पढ़ा है, बजट के अंदर ग्रांट मिली। अरे ग्रांट तो स्वाभाविक है, उसका कोई पेंशन ईपीएस पेंशन की बढ़ोतरी। अभी 2 दिन पहले 1 फरवरी को बजट सत्र हुआ और संसद भवन में बजट पेश किया गया। ये बजट उम्मीदों का था, आम आदमी की उम्मीदों का, लेकिन इस बजट ने कहीं ना कहीं आम आदमी की जो उम्मीदें हैं उस पर पानी फेरा। उम्मीदें ये लगाई जा रही थी, कयास ये थे, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हों, चाहे मीडिया जगत के बड़े बड़े लोग हों, सब एक बात के ऊपर ध्यान ज़रूर दे रहे थे कि EPS 95 पेंशन के ऊपर बात रखी जाएगी। जहाँ पर खुद भी हमने सुना था, हालांकि जो न्यूज़ चैनल बड़ी खेल क्या करते हैं, वो लिख देते हैं सूत्र। कोई भी खबर आए, चाहे पक्की हो चाहे ना हो, उसको सूत्र लिख देते हैं ताकि खुद पर बात ना आए। कई बड़े चैनलों ने कहा कि EPS पेंशन जो 95 अपनी जो पेंशन है, जिसके लिए करोड़ों बुजुर्ग तरस रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि उनकी ये पेंशन मिले तो उनका जीवन सुधर जाए, लेकिन उनका जीवन किस तरीके से नर्क बना हुआ है वो हम सब देख रहे हैं। और लगातार हम यही कवर कर रहे हैं कि किस तरीके से वो अब इन सब चीज़ों से उभर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी उम्मीद बजट से थी और उसी बजट ने पूरी तरीके से उम्मीद धराशाही करके रख दी। जहां पर बड़ी बड़ी हेडलाइन सूत्रों के साथ दी जा रही थी, वो उम्मीदें बांध रही थी, लेकिन उम्मीदें पूरी तरीके से टूट गई। लेकिन इस बजट में ना तो आम आदमी को कुछ मिला, हालांकि जो कहा गया है कि 12 लाख तक की जो इनकम होगी उस पर टैक्स नहीं लगेगा, कुछ लोगों को उससे राहत है। उसके बाद देखा गया कि बड़ी वाहवाही सरकार की गई, लेकिन वो करोड़ बुजुर्ग आखिर वो किसके लिए तालियां बजाएं, वो किस तरफ देखें? उनकी निगाहें लगातार टीवियों पर बनी हुई थी, उनकी निगाहें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पे बनी हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी हुई थी कि अब फैसला आएगा, अब फैसला आएगा, अब फैसला आएगा। लेकिन बुजुर्गों को लास्ट में क्या मिला? वही हताशा मिली और फिर दोबारा उनकी पेंशन की बात कहीं तब सी गई। सर, क्या लगता है आपको, ये जो कहा गया न्यूज़ चैनलों द्वारा, जो सबसे पहले उनकी जो ट्रिक होती है, सूत्र लगा देते हैं, चाहे खबर कैसी भी हो, सूत्र लगा दो ताकि अपना पल्ला साफ हो जाए, लेकिन बुजुर्ग कहीं ना कहीं उन सूत्रों पे ही भरोसा बांधकर बैठे थे और वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री सबकी ओर देख रहे थे कि अब कुछ होगा, अब कुछ होगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। ये कैसा धोखा है? ये धोखा ऐसा है कि मैं इसमें प्रधानमंत्री की गलती नहीं मानता, मैं इसमें वित्त मंत्री की गलती नहीं मानता, मैं इसमें श्रम मंत्री की गलती नहीं मानता। इन सब लोगों ने पब्लिकली कभी कहा ही नहीं कि हम पेंशन बढ़ाएंगे। ये गलती, ये सारा भ्रमजाल कुछ नेताओं का है जो पेंशन का नेता समझते हैं अपने आप को। कुछ ऐसे संगठन हैं जो पेंशनर का नेता समझते हैं। उन्होंने ये र्यूमर फैलाया, ये अफवाह उड़ाई और एक चैनल पे, यूट्यूब के माध्यम से सैकड़ों चैनल पे उड़ा दी, अफवाह उड़ा दी कि ऐसे ऐसे EPS 95 की पेंशन का अपना कुछ ना कुछ इस बजट में होने वाला है। ये क्यों उड़ाई अफवाह? क्योंकि उनसे लोग सवाल पूछने लगे थे कि भाई 10 साल हो गए लड़ते लड़ते, हमने तुमको पैसा दिया, सम्मान दिया, मान दिया, तुमको नेता बनाया, तुम बड़े बड़े नेताओं से जाके मिलते हो, फिर हमारा काम क्यों नहीं होता? तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि आप क्या करें, तो बजट तक लोगों को अपना पल्ला झाड़ने के लिए बजट तक उन्होंने कहा कि भाई बजट में आपको मिल जाएगी पेंशन। अब मिलनी होती तो मिलती ना, पेंशन का कहीं कोई बात ही नहीं थी, बात तो बनाई गई थी और खबरें प्लांट कराई गई, खबरें प्लांट कराई गई, बड़े बड़े चैनल में खबरें प्लांट कराई गई, इसलिए कि उनकी क्रेडिबिलिटी बने। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा जब ये झूठ का गुब्बारा फटेगा तो आम लोगों के मन में क्या बीतेगी। एक जो 70 साल का, 80 साल का बुजुर्ग जो घर में पड़ा हुआ है, चारपाई पे लेटा हुआ है, चल नहीं सकता है, पैरों से लाचार है, आंखें कम दिखाई देता है, कानों से सुना नहीं जाता है, फिर भी सुबह से टीवी पर लगा हुआ है, टीवी पे लगा हुआ है, और कुछ क्या बोलूँगा, बेईमान शब्द नहीं आ रहा मेरे पास, कुछ ऐसे मक्कार चैनल है। उन्होंने क्या किया, खबर चलने के बाद खबर पूरी हो गई, प्रधानमंत्री का पूरा भाषण हो गया, राष्ट्रपति का भाषण हो गया, वित्त मंत्री का भाषण हो गया। अब वो भाषण होने के बाद उन्होंने क्या किया कि भाई अब लोग तो पेंशन की खबर ही देखते हैं, उन्होंने एक थंबनेल बनाया और उस पर लिख दिया EPS बढ़ेगी, EPS 95 पेंशन, वित्त मंत्री ने क्या कहा, ऐसे लिख दिया। अब वित्त मंत्री ने कुछ कहा ही नहीं, 2 घंटे में 2 घंटे की वीडियो चला दी, बड़े शब्दों में लिख दिया, बड़ा उनको पता भी था कि हो चुका है, लेकिन वो बुजुर्ग है, वो जानता नहीं है, वो सोच रहा है शायद वित्त मंत्री कुछ बोलेंगे। वित्त मंत्री 3-4 घंटे पहले बोल चुके हैं, फिर भी वैसी वीडियो बना रहे हैं। कितने बेईमान, कितने गिरे हुए, कितने क्या बोलूं, कितने निम्न स्तर के लोग हैं ये लोग कि ये किसी की भावनाओं से खेल रहे हैं। ये एथिक्स नहीं है।
ये पत्रकारिता का ये एथिक्स नहीं है। पत्रकारिता का एथिक्स ये है कि आप सही बात बताओ, और नहीं बताओ तो ये रूमर तो मत करो। ऐसे ही लोग बदनाम करते हैं। वो जो देख गया और लास्ट में उसको कुछ नहीं मिला और तुमको खबर पता थी, तब भी तुम चला रहे थे। सिर्फ किस लिए? कुछ व्यूज़ मिलेंगे, कुछ 1000 रुपये मिल जाएंगे। व्यूज़ तो तुम सही खबर चलाकर भी, मेरे चैनल पे व्यूज़ आते हैं। सही खबर चला के, सच्चाई बता के भी तो व्यूज़ आता है। झूठ बोल के व्यूज़ लेने से क्या हो जाएगा? क्रेडिबिलिटी चली गई। कुछ व्यूज़ मिल गए लेकिन क्रेडिबिलिटी चली गई। लेकिन बुजुर्गों को अंधकार में रख के क्या मिल गया? चलो व्यूज़ तो बद्दुआएं मिली हैं, बुजुर्गों को अंधकार में रख के बद्दुआएं मिली हैं, और बुजुर्ग कह रहे हैं अब हम जाग गए हैं। आपने देखा ना वीडियोस के अंदर, एक वीडियो वायरल हुई है काफ़ी मेरी, लोग कह रहे हैं हम जाग गए, हम समझ गए, इनका खेल समझ गए। सारा खेल चौपट हो गया इन पेंशनर्स का। इनकी दुकान बंद पेंशनर्स के नेताओं का, माफ करिए, बड़े-बड़े मंत्रियों से हाँ फोटो बड़े, खिंचाते हैं। हाँ आपको पता है। बिल्कुल, फोटो इतनी बड़ी शानदार फोटो की आज सप्रेम भेंट हुई, लेकिन उस भेंट का मतलब क्या निकला? उस भेंट का मतलब ये निकला कि इन्होंने भेंट ली है। भेंट का मतलब समझते हो? हाँ। कुछ देना। सप्रेम सप्रेम भेंट। हाँ। हम जब भेंट देते हैं, भेंट का मतलब हमारी देसी भाषा में कहा जाता है गिफ्ट। जब किसी से भेंट करने जाते हैं तो ये प्रधानमंत्री से भेंट करने आता होगा तो उधर से कोई गिफ्ट मिलता होगा, कोई पद मिल जाएगा, कोई सीट मिल जाएगी, कहीं कुछ महकमे में लगा देंगे, कोई काम करा देंगे, क्या पता कहीं से किसी से करवा के सेवा करवा दें। तो कुछ ना कुछ भेंट तो इनको मिलती होगी। बुजुर्गों के उन कमजोर कंधों पर चढ़कर वो अपनी राजनीति घुसी। यस, हाँ, वो सोच रहे हैं कि राज्यसभा घुस जाएं, वो सोच रहे हैं कि लोकसभा घुस जाएं, कहीं कोई सीट ले लें, मोदी जी की कृपा हो जाए। क्या रे तुम इनकी बद्दुआएं लोगे बुजुर्गों की? शर्म से डूब मरो। अच्छा, आंदोलन स्थगित कर देते हैं। आप एक खबर आपको पता होगी, क्या खबर थी आप बताइए जरा। कि रामलीला मैदान में बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है बुजुर्गों की पेंशन के लिए। होने वाला था हाँ, बजट से पहले। उस समय इतने बड़ी ललकारें मार दी थी, इतने बड़े ऐड कर दिए थे, मानो कि जन सैलाब उमड़ जाएगा। लेकिन हम देखते तो वहाँ कुछ नहीं। वो तो उन्होंने वापस कर लिया ना श्रम मंत्री से मिलने के बाद। श्रम मंत्री ने आश्वासन दिया, इन्होंने कहा आंदोलन रद्द, इन्होंने वापस कर लिया आंदोलन। क्यों वापस किया भाई? इनसे पूछो। अब तो श्रम मंत्री ने ये कहा था कि इन्होंने ये भी बोला कि श्रम मंत्री ने आश्वासन दिया बजट में आपका ख्याल रखेंगे। ख्याल रखा ख्याल? नाम तक नहीं आया। नाम तक नहीं आया। और हाँ, एक और प्रोपोगंडा चल रहा है अभी। क्या होता है कि ग्रांट मिलती है, बजटरी प्रोविजन में हर मंत्रालय को ग्रांट मिलती है। ठीक है, श्रम मंत्रालय को मिलेगी। ग्रांट का मतलब कुछ अतिरिक्त पैसा मिल जाता है बजट के अलावा, कि हम तुमको और दे रहे हैं, अपने बजट में से सरप्लस चीज़ें मिलती हैं। तो उस सरप्लस को, जो नेचुरल चीज़ है, उसको ये कह रहे हैं कि पेंशन के लिए पैसा दिया गया। नई खबर चला रहे हैं, अभी 2 घंटे पहले खबर इन्होंने चलाई है, 2-3 घंटे पहले कुछ नेताओं ने मिलकर कि यार बचाएं कैसे, अपना सर कैसे बचाएं। तो जो नेचुरल ग्रांट थी, जिसका कोई पेंशन से लेना देना नहीं है, उसे पेंशन से जोड़ के बता रहे हैं कि भाई वित्त हमने पूरा बजट पढ़ा है, बजट के अंदर ग्रांट मिली। अरे ग्रांट तो स्वाभाविक है, उसका कोई पेंशन, ईपीएस पेंशन की बढ़ोतरी से लेना देना नहीं है। अब ये क्या कह रहे हैं, हम वित्त उनसे कह रहे हैं, श्रम मंत्री से कह रहे हैं कि तुमने वादा किया था, तुम्हें जो 10-12 हज़ार करोड़ की ग्रांट, कितने की मुझे अभी इतना आइडिया, हज़ारों करोड़ की ग्रांट जो मिली है, उससे पेंशन बढ़ा दो। उतने पैसे में पेंशन नहीं बढ़ने वाली, पेंशन के लिए बहुत बजट चाहिए। ऊँट के मुंह में जीरा होगा। ऊँट के, और वो ग्रांट और कामों के लिए दी जाती है। हाँ। सरप्लस कामों के लिए, कहीं छोटा उसकी कोई योजना में कम ज़्यादा हो जाए, कोई नई योजना में से वो पैसा नहीं निकाला जा सकता। उतना तो मिलता भी नहीं, उतना मिलता भी नहीं। तो ये ग्रांट का बहाना करके भी झूठ बोल रहे हैं। ये फिर से बुजुर्गों में उम्मीद जगाने की कोशिश, फिर वही नेताओं के चक्कर लगेंगे, फिर वही फोटो खींचेंगी कि सप्रेम भेंट हुई, उनसे हमने ग्रांट के लिए बात करी। भीख हो गई है। तो ग्रांट मांगने जा रहे हो आप? भीख मांगने क्या जा रहे हैं? ये भीख नहीं है, अधिकार है। देखो, इन्होंने पैसा जमा किया अपना। नहीं, मैं उन नेताओं की बात कर रहा हूँ। वो तो ऐसे दर्शा रहे हैं ना कि उनको गिड़गिड़ा रहे हैं वो। हाँ, गिड़गिड़ा रहे हैं, गिड़गिड़ाते हैं। अच्छा, ये तो बुजुर्गों का पैसा उन्होंने मेहनत से जोड़ा है, लेकिन आप तो वो दिखा रहे हो ना कि आप गिड़गिड़ा रहे हो उनके सामने। कि हमें भीख दो। हाँ, थोड़ी, वो तो हक है उनका, हक है। लेकिन ये सरकार से ग्रांट पे भी कह रहे हैं, और ग्रांट का कोई पेंशन से लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि श्रम मंत्रालय को ग्रांट मिली होगी, बहुत सारे मंत्रालय हैं, शहरी विकास मंत्रालय, उसको भी ग्रांट मिली होगी। जितने भी मंत्रालय हैं, सबको कुछ ना कुछ मिला होगा। तो ये पेंशन का इससे कोई लेना देना नहीं है। जानबूझ के, जैसे आपकी जेब में 500 रुपये पड़े हों दौलत भाई, और मैं कहूँ अरे मेरे दोस्त के पास 500 रुपये हैं, तो अरे भाई, अपना पैसा अपना होता है, रण वो जो थल्ले और पैसा वो जो पल्ले। जो मेरा पैसा मेरे पास है वो मेरा अपना है। दूसरे के पैसे को मैं कह दूं कि ये मेरा अपना है, तो वो मेरा पैसा नहीं है। ग्रांट श्रम मंत्रालय कहा कि हम जाग गए, हमने उन अच्छे नेताओं की असलियत देख ली, लेकिन अब बुजुर्ग जाग चुके हैं। लेकिन अब अगला ऑप्शन क्या है? अब अगली लड़ाई कैसे शुरू करनी है? राजनीतिक विकल्प बनना पड़ेगा हमें। राजनीतिक विकल्प का मतलब है, ये कोई पार्टी हमें, कांग्रेस, बीजेपी, आप कोई पार्टी हमें कुछ देने वाली नहीं है, ये हमें समझना होगा। हमारे पास संख्या की कमी नहीं है,
1 करोड़ के करीब ईपीएस पेंशनर्स हैं और 7 करोड़ के करीब कंट्रीब्यूटर हैं जो आगे जिनको पेंशन मिलेगी। टोटल 8 करोड़ परिवार है हमारे पास। अगर मतलब 4 भी अकेले चाहें तो दिल्ली का चुनाव, दिल्ली का, देश का 32 करोड़ से कुछ ही लोग पूरी तरीके से दिल्ली पूरी हिला के रख दें। हाँ, पूरी दिल्ली हिला के रख दें, लेकिन पूरा देश हिलाना है हमें। तो हमने क्या किया, हमने कहा भाई अब हमें अलग रास्ता चुनना पड़ेगा। 10 साल से हमने बहुत प्रयास कर लिया, अब हमें अलग राजनीतिक विकल्प बनना पड़ेगा, हमें पॉलिटिकल पार्टी बनना पड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टी के लिए मैंने लोगों से आह्वान किया तो लोगों ने कहा हाँ हमें करना चाहिए। तो हमने कहा हम बापू नाम से एक पॉलिटिकल पार्टी की कोशिश करेंगे। बापू शब्द मिल जाए हमें। अब देखो क्या मिलता है, बापू मतलब बुजुर्ग, और बापू महात्मा गांधी से भी जुड़ता है और बापू बुजुर्गों से भी जुड़ता है। बापू का मतलब होता है जो सब परिवार को देख के चले, और हमारा मेन मुद्दा यही है ईपीएस 95 पेंशनर और बुजुर्गों की हम बात कर रहे हैं। और जिसने अपने घर में बुजुर्ग को प्रसन्न कर लिया ना, उसने अपने पूरे परिवार को प्रसन्न कर लिया। हम व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं ये जो व्यवस्था है इसमें सारे लोग, देखो दिल्ली में एक जैसा ही एजेंडा है। एक ने रेवड़ी की बात करी, दूसरे ने भी 200 रुपये और बढ़ा दिए, 200 और बढ़ा दिए, 300 और बढ़ा दिए, 300 बढ़ा दिए, और कोई नहीं मांग रहा है। किसी ने मांगा था क्या? किसी महिला ने चल के कहा था कि हमें 2100 रुपये या 2200 रुपये दो? नहीं ना है। हम जैसे हम लोगों से बात करते हैं, किसी महिला ने ये नहीं कहा कि हमें फ्री बस दो। हाँ। लेकिन फ्री बस दे रही है तो दूसरे बंदे को, दूसरे पार्टी को भी देनी पड़ती है। हाँ, जो मांग रहे हैं उनको देते, जो भूखा है उसको तुम खाना नहीं दे रहे हो, जिसने मांगा नहीं उसको तुम लुटा रहे हो, उसका पेट भरे जा रहे हो। क्यों? क्योंकि बस तुम्हारी मर्जी है, ना खाता ना भाई। जो मोदी कहे वही सही, जो केजरीवाल कहे वही सही, जो राहुल गांधी कहे वही सही। ये नहीं चलेगा। कहने का मतलब ये है कि आप देखो तो सही कि लोग कौन परेशान है। देखिए, लोकतंत्र के अंदर चीज़ों को ज़रूरत उसी की पूरी होनी चाहिए जिसको, जो ज़रूरतमंद हो। जिसको ज़रूरत नहीं है उसको क्यों आप ज़बरदस्ती कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ आपका पेट भरा हो, आपको डबल खाना खिलाऊं मैं आपको, तो आपको भी बदहजमी हो जाएगी ना, बाहर ही निकलेगा, बाहर ही निकलेगा। अब कोई महिला, मैं महिलाओं के खिलाफ नहीं हूँ। देखो पहली बात ये, मैं उन महिलाओं के खिलाफ हूँ जो 40,000 50,000 रुपया कमा रही हैं। तुमने उनको भी 2100 रुपये के लिए एलिजिबल कर दिया, 2500 रुपये के लिए एलिजिबल कर दिया, या फिर बस में फ्री कर दिया। वो दे सकती थी पैसा, वो दे सकती थी, तो उनको ही फ़ायदा हो रहा है। और लेकिन वो बुजुर्ग जो भूखा मर रहा है उसको नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? और उसको लेने के लिए तरस रहा है। हाँ, वो टैबलेट लेने के लिए तरस रहा है, दवाई नहीं खरीद सकता अपनी। तो हमने कहा ये नहीं मानेंगे, ये ऐसे ही चलेंगे, ये व्यवस्थाएं ऐसी चलेंगी। हम कांग्रेस के पास रो लिए, बीजेपी के पास रो लिए, हम आपके पास रो लिए, किसी से समाधान नहीं हुआ। अब अच्छा, इसमें लीडरशिप भी नकली होती है पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर। ऊपर से कोई भी नेता आता है, कांग्रेस से निकलेगा बीजेपी वाले ले लेंगे, बीजेपी से निकलेगा आम आदमी पार्टी वाले ले लेंगे, कोई भी ले लेता है, और जो पैसा दे देता है उसी को टिकट मिल जाती है। ये वोट बेचते हैं। सबसे पहले ये अपना ऑरा बनाते हैं, मैं बीजेपी का वोट बैंक बना लिया, कांग्रेस का वोट बैंक बना लिया, उसका वोट बैंक बना लिया। फिर ये उसके ठेकेदार हो जाते हैं। हाँ भाई, तू एमएलए बनेगा, तू एमपी बनेगा, इतने पैसे दे और ये टिकट ले। लेकिन हमने इसकी व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं। हम एक ऐसा संगठन बना रहे हैं जिसके अंदर लीडरशिप नेचुरली, टिकट विकट की बात छोड़िए, नेचुरल लीडरशिप बनेगी। जैसे जो बूथ पे या वार्ड पे काम कर रहा है वो बूथ का नेता हो जाएगा, वार्ड का नेता हो जाएगा। जो वार्ड पे अच्छा काम करेगा, अच्छा काम करने वाला, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना, जिसके पीछे ज़्यादा लोग, जिसकी ज़्यादा लोग सुने वो अच्छा नेता। मेरी समझ से तो ये है, जिसकी लोग सुन रहे हैं, जिसकी बात के पीछे चल रहे हैं वही नेता होता है। और कोई इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, कितना पढ़ा लिखा है, कितना जीनियस है, कितना उसको स्पेशल डिग्री है, वो नेता की क्वालिटी नहीं है। ये बोलते हैं ना यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ गया, फलाने से पढ़ के आ, जिसको ज़्यादा लोग सम्मान दें, जिसकी बात को ज़्यादा लोग फॉलो करें, जो दिशा दिखा सके। खुद कितना इंटेलिजेंट है उससे मतलब नहीं है, लोगों का मसला कितनी संजीदगी से उठाए वो नेता होता है। बिल्कुल। उसको हम उसको ढूंढेंगे। वो कहीं कोने में भी पड़ा होगा, उसके पैर छुएंगे, भैया तू नेतृत्व कर, क्योंकि वही असली लीडर है। लीडरशिप तो मार दी इन्होंने, सारे बॉस पैदा कर दिए हैं। बॉस आ जाता है, एक नया बॉस आ जाता है, और कार्यकर्ताओं को तुमने पता दरी बिछाओ। ये सब खत्म करेंगे। हम सक्रिय सदस्य बनाएंगे, हम साधारण सदस्य बनाएंगे। एक ऐप लॉन्च कर रहे हैं हम, एक हफ्ते में ये एक ऐप लॉन्च कर रहे हैं। 1 महीने का हमने टारगेट रखा है। 1 महीने के अंदर पूरे देश के लगभग 1 करोड़ लोगों को हमें जोड़ना। हर पेंशनर को ढूंढ ढूंढ के कहेंगे उस ऐप पे जाए, एक फॉर्म खुलेगा, सिंपल सी ऐप होगी, एक फॉर्म खुलेगा, उस फॉर्म पे अपना नाम, फ़ोन नंबर वगैरह डालेगा, वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। हमारे पास देश के एक एक पेंशनर का डेटा होना चाहिए, जिससे हमें पता हो कि हम उसको डायरेक्ट मैसेज भेज सकेंगे, भैया अब इसको वोट करना है, इस तरह से राजनीतिक विकल्प बनना है, और पेंशन के नाम पे कैसे वोट करना है। पहला काम तो हम ये करेंगे। दूसरा काम हम ये करेंगे, इस जंतर मंतर पर हम बड़ी प्रोटेस्ट करेंगे। पॉलिटिकल पार्टी हम बनाएंगे तो हम बड़ी प्रोटेस्ट करेंगे, वो भी हम 2 महीनों के अंदर करेंगे। मैं बापू के नाम से, हाँ, अपनी पॉलिटिकल पार्टी उसी दिन सृजन करेंगे या उसी दिन गठित करेंगे। हमने एक काम और किया, हम 1000 लोगों को ढूंढ रहे हैं।
ऐसे 1000 लोग जो हमारे फाउंडर मेंबर बने। हजारों लोग हैं हमारे समर्थन में, उनमें से हम 1000 लोगों को अपनी पॉलिटिकल जो विकल्प है, राजनीतिक विकल्प है, उसका फाउंडर मेंबर बनाएंगे। फाउंडर मेंबर मतलब कि जो कहते हैं ना फाउंडेशन रखता है या नींव रखता है, जो नींव की ईंट है, वो इतिहास में दर्ज हो जाएंगे कि इतने ये 1000 मेंबर। हम चाहते हैं मिनिमम 1000 लोग फाउंडर मेंबर बन जाए, और उन 1000 लोगों की कमेटी बनाकर ही हम पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराएंगे। उसमें भी बहुत सारा खर्चा होता है, तो अभी जो खर्चा होगा, क्योंकि बाद में तो खर्चा मेंबरशिप से आ जाएगा, लेकिन अभी जो खर्चा हो रहा है वो ये 1000 लोग आपस में, हम लोगों ने ये ऐसा डिसाइड किया है कि हम लोग 500-500 रुपये भी डालेंगे तो हमारी ऐप का खर्चा, हमारे धरने का खर्चा, टेंट लगेगा बड़ा, आपको पता ही है, बड़ा टेंट लगेगा, खाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, हज़ारों लोग आएंगे, उसके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी, प्रचार के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी, मीडिया वालों के लिए भी व्यवस्था करनी पड़ेगी, उनको भाई कोई तकलीफ़ ना हो, आए हमारे, तो उनको भी खाने पीने का जो भी व्यवस्था कर सकते हैं, जो भी मान सम्मान है उनका वो करेंगे। ये सब हम जब करेंगे तो हमें पैसा चाहिए, तो हम वो 1000 लोग अब हम इकट्ठे हो जाएंगे। मैंने एक मैसेज दिया है, आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि वो 1000 लोग हम इकट्ठे हो जाएंगे। जल्दी मैं रिवील करूँगा कि वो अकाउंट नंबर क्या है, तो उसमें वो लोग कंट्रीब्यूट अपना करेंगे। जैसे पिछली बार किया था उन्होंने, जब मैंने इलेक्शन लड़ा था सब लोगों ने मेरी मदद की थी, तो उनके बस बेस पे मैं इलेक्शन लड़ा। तो अब बहुत लोग कह रहे थे मैं अपनी जेब से पैसा खर्च करता रहा शर्मा जी। मैंने अभी 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 1-1.5 लाख रुपये मेरी हैसियत है, उतना मैं लगा सकता हूँ, मैंने खर्च किया। मैंने कभी पेंशनर ने मुझे लगातार कहा मनोज भाई कंट्रीब्यूशन ले लो, कुछ ले लो, आप करते रहते हो, प्रोटेस्ट करते रहते हो, जंतर मंतर पर मंच लगाते हो। 5-7 बार तो 10 बार तो मैंने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर दिया, मैंने किसी से कुछ नहीं मांगा। लेकिन अब ये बड़ा अभियान है, तो ये एक आदमी के बस का नहीं है, मेरे बस का नहीं है। एक ऐप बनाना, एक वेब पोर्टल बनाना, ठीक है, एक पॉलिटिकल पार्टी को रखना, उसका रजिस्ट्रेशन कराना, ये काम मिलकर ही हो सकता है। इसलिए मैंने 1000 लोगों का आह्वान किया है कि 1000 लोग जो पहले आ जाएंगे, 1000 लोग, उन्हीं को हम फाउंडर मेंबर बना देंगे, और फिर उन्हीं के साथ मिलकर पूरे देश में हम एक्सपेंड करेंगे। और ये बड़ी तेज़ी से करेंगे काम। ऐसा नहीं कि यहाँ मीटिंग करी तो मेंबर बनाया, ऑनलाइन करो, खटाखट। जैसे कोई केंद्र की कोई योजना आती है ना, हाँ, जैसे केंद्र की कोई योजना आती है, अभी फॉर्म भरने की योजना हो जाए तो एक दिन में ही लाखों फॉर्म भर जाते हैं, एक दिन में हज़ारों फॉर्म भर जाते हैं। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, तो हम भी वो फॉर्म भरवा रहे हैं, और ये सदस्यता हम निःशुल्क देंगे। मतलब इसमें कोई भी गरीब आदमी है, कोई कमज़ोर आदमी, ऐसा नहीं पेंशनर ही हो, जो भी हमारा सदस्य बनना चाहेगा, हमारे राजनीतिक विकल्प का व्यवस्था परिवर्तन करना चाहेगा, 26 जनवरी बिल के लिए जो समर्थन आता है, बहुत सारे हम कहते हैं बातें कैसे व्यवस्था बदलेगी, उन सब पे जो बात करना चाहता है वो हमारे से जुड़ेगा। और जुड़ने के बाद हम उसको बराबर इस ऐप के माध्यम से उसको हमारे प्रोग्राम पता रहेंगे, इस ऐप के माध्यम से वो अपनी राय भी व्यक्त कर सकता है, इस ऐप के माध्यम से उसको लोकल लीडरशिप भी पता चलेगी कि मेरे ज़िले का, मेरे मोहल्ले का नेता कौन है। जो छोटे मोटे काम तो हमारी लोकल लीडरशिप ही निपटा देगी। जैसे EPFO में किसी का नाम नहीं चेंज हो रहा, कोई किसी अधिकारी किसी को परेशान कर रहा है, तो हमारी लोकल लीडरशिप ही उस मामलों को देखेगी। तो हम एक लीडरशिप देना चाहते हैं। हम लगातार, मैं बताऊँ आपको, हम लगातार सेनापति की तलाश करते रहे। सेनापति का मतलब हम कहते हैं लीडर, लेकिन हमें सेनापति नहीं मिले। वोटर तो बहुत मिला, हमारे पेंशनर बहुत सारे थे, लेकिन उनमें से सेनापति नहीं मिल पाए। क्यों? क्योंकि पेंशनर के संगठन पे कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा था, उनको झूठे ख्वाब दिखा रखे थे। लेकिन अब वो सब इस तरफ देख रहे हैं कि नया विकल्प क्या है, तो अब नया विकल्प देना होगा, पेंशन के आंदोलन को नया रूप देना होगा। 10 साल से जो चल रहा था उस आंदोलन की दिशा को पश्चिम से पूरब की तरफ करना होगा, और पूरब में ही सवेरा होता है, पूरब में ही सूरज उगता है, और पूरब की तरफ चलेंगे तो पहुंच ही जाएंगे ना, सवेरा मिल ही जाएगा ना। अंधेरे से प्रकाश की ओर चलना है, ये योजना है। इस योजना इसका उद्देश्य पूरा देखा जाए, जो बुजुर्ग अभी अंधेरे में हैं, हाँ, उनको पेंशन के प्रकाश में लाना है। हाँ, अभी तक बुजुर्ग सोए हुए थे, हजारों लोगों ने कमेंट करके लगा कि मैं जाग गया हूँ। सच में उन्होंने एक्सेप्ट किया। देखो, ये बहुत बड़ी बात होती है, लोग अपनी गलती नहीं मानते हैं। मैं बुजुर्गों की गलती नहीं कर रहा हूँ, वो अंधेरे में थे, अब पानी सर से ऊपर हो गया, नेताओं की कलाई खुल गई, क्योंकि बजट उनके लिए लास्ट ऑप्शन था। लेकिन अब वो मुंह बचाने के, अपना फेस बचाने के लिए ग्रांट वाली बात फैला रहे हैं। आपसे मैं कहूँगा कि आप अध्ययन करें ग्रांट का, ग्रांट कैसे होती है, क्या सिर्फ वित्त मंत्रालय को मिली है, क्या ग्रांट में कोई प्रोविजन है कि इससे पेंशन बढ़ाई जाए। आप इसका अध्ययन करें और देखें
असलियत क्या है। और ग्रांट एक तरीके से जैसे किसी भी विधायक का हो, पार्षद तक का भी जो निजी फंड होता है, हाँ। एक तरीके से उसे कहा जाता है कि उस निजी फंड में उतना ही होता है कि कोई भी वो काम करवा रहे हैं सरकारी या फिर सरकार की योजना है, उसमें कुछ कम पड़ जाए तो वो लगा सकें, या फिर कुछ एक्स्ट्रा काम जो करना चाहते हैं वो लगा सके। उसमें तो पेंशन का शायद नहीं होगा, हल कुछ भी नहीं है उसमें। हाँ, पेंशन का तो बहुत बड़ा फंड चाहिए पेंशन के लिए, उतने ग्रांट के। और फिर वो पूरी ग्रांट क्यों ही देगा श्रम मंत्रालय के अंदर ईपीएफ वही थोड़ी ना, श्रम मंत्रालय के अंदर बहुत सारे योजनाएं चलती हैं। श्रम यानी मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए श्रम मंत्रालय, मतलब इतना बड़ा मंत्रालय है भाई। वो सिर्फ तुम प्यारे पेंशनर्स के लिए थोड़ी ना है, वो 50 चीज़ों के लिए ग्रांट मिला है उसको। ये झूठ फैला रहे हैं, तो आपका और हमारी जिम्मेवारी है दौलत भाई। नेताओं का हर्ष क्या होगा? खत्म हो गए ये। मैंने कहा बहिष्कार कर दो, जहाँ जाएं भगा दो, कहीं मीटिंग करने जाए भगा दो, इनको काले झंडे दिखाओ, इनसे सवाल पूछो। और लोग पूछने लगे, लिटरली लोग पूछने लगे। जो बुजुर्ग कभी बोलता नहीं था, जो इन्हें भगवान मानता था, आज उसकी आंखों पर से पर्दा हट गया है और उसकी आंखों से पट्टी उतर गई है और वो सीधा सीधा। और मैं मजे की बात बताऊं, बहुत सारे चैनलों ने इस बात को उठाया, मैंने ही नहीं, आप जैसे चैनल यूआईपी न्यूज़ ने उठाया, आपने उठाया, कई चैनल अब आके खुल के सामने आ गए जो सच्चे चैनल थे। मैं अभी भी बहुत सारे चैनलों से अपील करता हूं कि कम से कम सच दिखाइए आप, इन बुजुर्गों की आवाज़। हेडलाइन के ऊपर ना खेलें। हाँ, आप लिखो हेडलाइन, लेकिन सच तो दिखाओ, झूठी खबर मत दिखाओ, किसी की भावनाओं से मत खेलो। तुम्हारे घर में भी तो बुजुर्ग होंगे, तुम्हारे भी तो माँ बाप होंगे, अपने माँ बाप को समझ लो। तुम्हारे माँ बाप को गाली पड़ेगी कि कैसी औलाद है, तुम अपने माँ बाप को गाली दिलवाना चाहते हो, हैं? बुजुर्गों की गाली मत खाओ, मुंह काला हो जाएगा। मतलब मुंह काला होने का मतलब है कि समाज में दिखाने लायक रहोगे। समाप्त हो तो अरे सही चलाओ, खबर वैसे भी चलेगी। अगर EPS 95 के नाम से आप कोई पॉजिटिव खबर बनाओगे जिसमें कुछ सच्चाई है तो चलेगी, बहुत सारे चैनल। लेकिन झूठी खबर बनाओ, क्यों बना रहे हो? क्योंकि बुजुर्ग तैयार हैं आपको समर्थन देने के लिए, आपका साथ देने के लिए, लेकिन सच दिखाओगे तो ही। हाँ, अब बुजुर्ग तो समझ ही नहीं पाता ना, जब तक वो पूरी खबर देख लेता, उसको वो स्वीप करना नहीं आता, चैनल बदलना नहीं आता, वो अपने बेटे से कहता है बेटा जरा लगा देना, वो आ रहा है UIP न्यूज़ आ रहा है, जरा लगा देना बेटा, दौलत शर्मा जी को देखना है बेटा, लगा देना मनोज स्वराजी आ रहा है, और वो लगा है बेटा, ऐड आ रहा है, ऐड भी पूरा देखता है। मजे की बात यह है कि वो पूरा देखता है, जब वो पूरा देखता है, वो पूरा समर्पण कर रहा है, उसके साथ चीटिंग मत करो यार। जब वो पूरा तुम्हारा वीडियो देख रहा है, 8 मिनट 10 मिनट 20 मिनट, मेरे तो 40-40 मिनट के वीडियो पूरे बैठ के देखते हैं, इतना समर्पित भाव से देख रहा है वो वीडियो, फिर तुम उसके साथ चीटिंग कर रहे हो। लोगों ने क्या करा, मोदी की पूरी स्पीच उठा ली और वीडियो में लगा दी और कह दिया कि EPS मोदी ने किया ऐलान। अब भाई ये बताओ, तुमको तो पता है कि मोदी ने कोई ऐलान नहीं किया, उसमें दूर दूर तक चर्चा नहीं, तो कोई चर्चा नहीं है, वो पूरा वीडियो डाल दिया। ये क्या है? ये बदतमीजी है, ये बेगैरती है, ये गद्दारी है उन बुजुर्गों के साथ, और ऐसे गद्दारों को ऊपर वाला सजा देगा। तुम किसी के साथ खेल नहीं सकते, अगर किसी के साथ खेलोगे तो तुमको वो सज़ा मिलेगी कि तुम्हारी रूह कांप जाएगी। मैं तो यही अपील करता हूँ आपके दर्शकों से, जो भी लोग देख रहे हैं, कि अब जाग जाओ और 1000 लोग खड़े हो जाओ। मैंने कहा है, बहुत सारे लोगों ने यस यस कहा है, अभी ही वीडियो डालिए, इस वाली चैनल पे भी वीडियो आएगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग खड़े हो जाओ, संपर्क कर लो, सबके पास मेरा नंबर है, ज़्यादातर पेंशनर्स के पास, हज़ारों लाखों लोगों के पास मेरा नंबर है। और मैं यहाँ सही दिशा में खड़ा होना इन बुजुर्गों के लिए ज़रूरी है। बस सही दिशा पकड़ो, जो सही दिशा आपको दिखाई दे वहाँ खड़े हो, जिस भी माध्यम से आपको लगे, जो भी आपको लगे, जैसे मनोज जी हो, चाहे कोई भी हो, आपको लगता है। मैं ये नहीं कहता कि मेरे पीछे आओ, नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, जो व्यक्ति आपको लगता है उसके साथ आप खड़े हो, लेकिन पहले पहचानो कि क्या वो आपकी बात कर रहे हैं या फिर आपकी बात करने के अलावा वो अपना भी उल्लू सीधा कर रहे हैं। हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ, और मैं आपको जल्दी इस बात की घोषणा करूँगा, आपको भी बुलाऊंगा कि भाई कैसे क्या है, एक वीडियो बनाऊंगा मैं माध्यम से। अभी मैंने ये नहीं बताया कि क्या करना, अभी तो मैं देख रहा हूँ कि लोग इस पे यस भी करते हैं। मैं तो पूछता हूँ लोगों से, मैंने एक वीडियो बना के पूछा है, क्या आप मेरे इस आइडिया से सहमत हो कि राजनीतिक विकल्प देना चाहिए? ये डिसीजन नहीं है अभी ये डिसीजन को मैं उनसे अप्रूवल ले रहा हूँ, आप लोगों से अप्रूवल ले रहा हूँ। आपके चैनल पे भी अगर यस लिख दें लोग, बिल्कुल तो समझ लेना है। बिल्कुल, हम भी पूछते हैं कि क्या आपको मनोज स्वराजी जी एक सही ऑप्शन लगते हैं? क्या आपको जो उन्होंने जितने भी आइडियाज़ दिए या जितने भी विकल्प बताए या जिस तरीके से बताया कि कैसे आपकी समस्या आ सकती है, अगर आपको
लगता है कि आपको उम्मीद दिखती है कि यहाँ काम होगा, यहाँ आपकी बात बनेगी? इतने सालों से जो आप परेशान हैं, कहीं ना कहीं जो अंधकार है, अंधकार से प्रकाश की ओर आएंगे, अगर लगता है तो हमारे चैनल पर हाँ कमेंट करें और अपना समर्थन जरूर दें, यूआईपी न्यूज़ को भी दें और साथ ही साथ मनोज जी को भी दें। हाँ, आप यस भी लिख सकते हो क्योंकि बहुत सारे लोग साउथ से देखेंगे। मैं बता दूं आपको, वो लोग भी जिनको हिंदी नहीं आती ना, वो भी देखते हैं और वो अक्सर मुझसे कहते हैं अंग्रेजी में वीडियो बनाओ। कुछ वीडियो बनाए हैं मैंने, लेकिन अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे पास इतना समय नहीं होता कि एक और उतनी भाषा पे पकड़ भी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं करता हूँ वीडियो, कोशिश करता हूँ। लेकिन मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ जो दक्षिण भारत के लोग हैं, आप यस लिख सकते हैं, आप बोल सकते हैं हाँ, कि बिल्कुल आप यस भी लिख सकते हैं, आप चाहे कोई भी साइन दे सकते हैं, थंब का साइन दे सकते हैं, हाँ। कोई स्माइल का साइन दे सकते हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक अप्रूवल होगा कि आप हमारे साथ हैं।